दोस्तों करीब 50 साल यानी 1960 से 2006 तक सिर्फ 5 ऐसे साल थे जिनमें पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से कम देखी गई। साल 1970 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.5 गुना ज़्यादा था इंडिया से, लेकिन आज के टाइम में इंडिया की सिर्फ एक स्टेट महाराष्ट्र पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। महाराष्ट्र की टोटल जीडीपी 398 बिलियन है, जबकि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी 263 बिलियन डॉलर्स है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2020 में पाकिस्तान से इंडिया की जीडीपी करीब 10 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ इंडियन आईएमएफ से आखिरी लोन 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में लिया था, जबकि पाकिस्तान अभी तक आईएमएफ के ट्रैप से बाहर नहीं निकल सका और आईएमएफ से करीब 13 बार बेल आउट पैकेज ले चुका है। 1980s के बाद से पाकिस्तान का ग्रेजुअली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और इस डाउनफॉल के पीछे दो बड़ी रीजन देखने को मिलती हैं। पहली रीजन थी मिलिट्री को यानी मार्शल लॉ। पाकिस्तान ने 1958 से 2007 तक 4 मार्शल लॉ देखे हैं। 58 में सिकंदर मिर्जा, 69 में जनरल याहिया खान, 77 में जनरल ज़ियाउल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री रूल किया पाकिस्तान को। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म होने लगी पाकिस्तान में, जिससे डायरेक्टली इफेक्ट हुई जीडीपी पर कैपिटा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मिलिट्री रूल की वजह से ऐसा हो रहा था तो साल 2007 के बाद से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल है, फिर अभी तक पाकिस्तान स्टेबल क्यों नहीं हो सका। यही बात ले जाती है हमें दूसरे रीज़न और आज की वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो है करप्शन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी शरीफ फैमिली। Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has been sentenced to 10 years in prison by an anti-corruption court in Pakistan. Now, the case was brought after the Panama Papers revealed details of his family's vast wealth. 14 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में आज ही शहबाज शरीफ पर आरोप तय होंगे। Imran Khan alleges that Shehbaz Sharif has corruption cases amounting to over $200,000. अगर मरियम नवाज के उसके पास पैसा ही नहीं था, इसका मतलब नवाज शरीफ क्या है? फिर उनको सू करें बीबीसी को, उधर भी उनको सू करें, क्योंकि वहाँ भी वो कह रहे हैं कि 93 से मलकियत है। Behind every great fortune, there is a crime. He lived in the palatial Jati Umrah residence. The Punjab government has accused the Sharif family of illegally occupying this land. The military have said your father will investigate it. There's a National Accountability Bureau which has been set up, which will investigate him. We want accountability from elected people who have got mandate to do that. वैसे तो साल 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट और को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी के दौर में भी भारी करप्शन देखने को मिली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी के दौर में पाकिस्तान को करीब 94 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ करप्शन में। लेकिन शरीफ फैमिली का ज़्यादा नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनकी पार्टी ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रूल किया है फेडरली और प्रोविंशियली। इसके अलावा सबसे ज़्यादा करप्शन स्कैंडल्स भी इन्हीं के दौर में देखे गए हैं। साल 1980 में शरीफ फैमिली के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना पहला कदम पॉलिटिक्स में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर रखा। इनके दौर में कुछ खास डेवलपमेंट्स तो नहीं देखी गई, मगर इनके फादर मियां मोहम्मद शरीफ की बनाई हुई स्टील कंपनी इत्तेफाक ग्रुप में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। इस स्टील कंपनी के बारे में आगे चल के बात करते हैं कि ये कंपनी कैसे बनाई मोहम्मद शरीफ ने। इत्तेफाक ग्रुप की बात करें तो इसकी ग्रोथ फाइनेंस की जा रही थी स्वीट हार्ट डील्स के थ्रू पाकिस्तान रूलर्स की तरफ से। जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साल 1982 से 1998 तक करीब $200 मिलियन के बैंक लोन दिए इत्तेफाक ग्रुप को, और ये लोन्स अनसिक्योर्ड थे, यानी कि कभी वापस ही नहीं दिए गए। लेकिन फिर भी करीब 22 साल बिना लोन लौटाए ये कंपनी चलती रही और साल 2004 में लोन ना पे करने की वजह से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर इत्तेफाक ग्रुप को फैसलाबाद की अल रहमत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 6 बिलियन रुपए में खरीद लिया, यानी कि करीब $200 मिलियन का सीधा इकोनॉमी को लॉस हुआ। इन $200 मिलियन को अगर आज के टाइम में देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपए में करीब 4500 करोड़ बनते हैं ये। इसी तरह नवाज शरीफ के पॉलिटिकल कैरियर की बात की जाए तो 3 बार एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रूल किया इन्होंने और बहुत से करप्शन केसेस भी देखे गए इनके अगेंस्ट। जुलाई 2018 में इनके पनामा केस में इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान ने अल अजीजिया करप्शन केस में इन्हें £2 मिलियन फाइन के साथ 10 साल की कैद सुनाई। ये पनामा पेपर्स लीक किए थे साल 2016 में मोसैक फोन्सेका नाम की एक फर्म ने। ये कोई डार्क वेब या डाटा हैक करने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी थी जिसका डाटा लीक किया गया, यानी पनामा पेपर्स का डाटा मैनिपुलेटेड नहीं था बल्कि रिकॉर्ड बेस्ड था। इन पनामा पेपर्स में शरीफ फैमिली पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफशोर प्रॉपर्टीज एंड कंपनीज का इल्जाम था, जिनमें से कुछ कंपनीज यूके और यूएस बेस्ड थी,
जैसे नेस्कोल लिमिटेड, नेल्सन होल्डिंग्स लिमिटेड, कोम्बर ग्रुप एंड हैंगन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड। अगर आप पनामा पेपर्स पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने टॉपिक पर अगर वापस आएँ तो 10 साल की सज़ा में से सिर्फ 2 महीनों की एक शाहाना कैद नवाज शरीफ ने अडियाला जेल रावलपिंडी में गुजारी और उसके बाद शरीफ फैमिली की तरफ से कंप्लेन की गई कि इन्हें अनजाइना अटैक्स होते हैं और उस वक्त की गवर्नमेंट यानी इमरान खान उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन नहीं जाने दे रहे। अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क में आपने करीब 12 साल हुकूमत की, वहाँ आप इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कार्डियक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पर आप खुद अपना इलाज करवा सकें। खैर, इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में उन्हें बेल दी और वो लंदन चले गए ट्रीटमेंट के लिए। 5 महीनों तक ये ट्रीटमेंट चलता रहा और फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एज एन अल्टीमेटम 6 हफ्तों की फर्दर बेल दी कि वो अपना जितना भी इलाज है 6 हफ्तों में पूरा करे और वापस पाकिस्तान आए। 6 हफ्ते तो क्या, आज करीब 3 साल गुजर गए, लेकिन मोस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ अभी तक लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं। नवाज शरीफ के बाद से मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं उनके भाई शहबाज शरीफ, जो कि अभी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। इनकी पहली शादी साल 1973 में बेगम नुसरत शहबाज से हुई और इनके 4 बच्चे हैं। सबसे पहले आते हैं हमजा शहबाज। बहुत से लोग फेमिलियर हैं इनके नाम से क्योंकि ये भी एक पॉलिटिशियन है और 3 महीनों के लीगली इनवैलिड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रह चुके हैं। लीगली इनवैलिड इसलिए क्योंकि इनके कंपटीशन में कैंडिडेट ऑफ सीएम पंजाब परवेज इलाही के 186 वोट में से 10 वोट रिजेक्ट कर दिए गए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ से, जो कि परवेज इलाही की ही अलायंस पार्टी यानी पीटीआई के ही मेंबर थे। लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी के हमजा शहबाज को 179 वोट्स के साथ सीएम पंजाब डिक्लेयर कर दिया गया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि परवेज इलाही इलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली को खरीद कर कई बार अपनी मर्जी के वोट्स और फैसले करवाए गए हैं पाकिस्तान के अपर और लोअर हाउसेस यानी पार्लियामेंट और सेनेट दोनों में। और ये पहले भी यही शरीफ बरादरान ने शुरू की थी, चांगा मांगा, आज से कोई 30-32 साल पहले। ये तब शुरू हुआ था ये भेड़ बकरियों की तरह सियासतदान को खरीदना। इतने खुले आम तो मेरे ख्याल में बनाना रिपब्लिक्स में भी सियासतदान नहीं बिकते जो ये बिक रहे थे और बिक रहे हैं। और वो देखें अभी जो पंजाब में हो रहा है, कभी वो अवारी के अंदर लोग बंद है जनाब, उनको निकल रहा है गार्ड्स। ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। इनके अलावा बाकी के 3 बच्चे सलमान, राबिया और जवेरिया शहबाज का कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है। 1993 में शहबाज शरीफ ने मॉडल आलिया हनी से शादी की और कुछ ही टाइम बाद इनकी डाइवोर्स हो गई। शहबाज शरीफ ने इनके नाम पर लाहौर में एक ब्रिज भी बनवाया जब वो सीएम पंजाब थे। इसका नाम हनी ब्रिज रखा गया। इंटरेस्टिंगली इस ब्रिज के बनने की वजह डिफेंस तक का सफर कम करना था जहां उनकी बीवी रहती थी। उनकी शादी तो आगे नहीं चल सकी, मगर ये ब्रिज आज भी लाहौर में इसी नाम से मौजूद है। उसी साल 1993 में इन्होंने नीलोफर खोसा से शादी की, जो कि उस वक्त के डीजी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तारिक खोसा और फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की बहन थी। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं आपके शरीफ फैमिली के रिलेशंस पाकिस्तान के इदारों के साथ कैसे थे, जो कई बार पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के फैसलों में नजर आते हैं। इसके अलावा बात करें शहबाज शरीफ की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपने फादर मोहम्मद शरीफ का बिजनेस ज्वाइन किया इत्तेफाक ग्रुप में। इससे पहले मोहम्मद शरीफ की सिर्फ एक लोहे की भट्टी थी लंडा बाजार लाहौर में। वो लोहे को पिघलाकर मैन होल्स यानी सीवेज लिड्स, गटर के ढक्कन बनाया करते थे। जिस इत्तेफाक फाउंड्री की बात होती है कि जी वो तो कब से बंद पड़ी है, इसको बेचा था, इससे कुछ पैसे लिए थे, उसके बाद जाके बड़ी बड़ी स्टील मिल्स लगाई हैं, कहीं कतर में स्टील मिल्स लगाई हैं, कभी दुबई में स्टील मिल्स लगाई हैं। और ये जो बातें होती थी, ये है वो बेसिकली इत्तेफाक फाउंड्री एंड वर्कशॉप लिमिटेड। ज्यादा से ज्यादा जो इसका रकबा होगा वो 10 मरले का इसका रकबा होगा। फैक्ट्री की जमीन 700 कनाल के वसी रकबे पर फैली हुई थी। ये कवर्स वो लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सेल करते थे और उसके बाद फिर इन्हीं कवर्स को चोरी करवाकर दोबारा से सेल करते थे लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। यहाँ तक कि जब ये मैन होल्स एक लिमिट से ज़्यादा गायब होने लगे तो तंग आकर म्यूनिसिपल ने इनको सीमेंट कवर से रिप्लेस कर दिया। मोहम्मद शरीफ का ये मानना था कि हर शख्स की एक कीमत है, वो कीमत दो और अपना काम करवाओ। इस स्ट्रेटेजी को व्हीलिंग डीलिंग यानी गया। ये मुकमुका करते करते मोहम्मद शरीफ ने एक लोहे की भट्टी से इत्तेफाक ग्रुप जैसी बड़ी स्टील कंपनी बनाई। अपनी कहानी पर वापस आए तो शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ इत्तेफाक ग्रुप को संभाला और अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी को यूज करते और गवर्नमेंट से अनसिक्योर्ड लोन लेकर इत्तेफाक ग्रुप के बिजनेस को एक्सपेंड किया। साल 1988 और 1993 में शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली में इलेक्ट हुए और 1997 के इलेक्शन में वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब।
कुछ लोगों का ये मानना था कि वो अपनी फैमिली सपोर्ट की वजह से पावर में आए, लेकिन इसके बाद बहुत से लोगों ने इनकी गवर्नेंस को अप्रिशिएट किया कि उनके एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर फोकस को देखकर पाकिस्तान पब्लिक सेटिस्फाइड थी कि उन्होंने बहुत से डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट किए लाहौर में। क्रिमिनल्स और एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट काफ़ी क्रैकडाउन भी किए इन्होंने, और बहुत से लोग शहबाज शरीफ को गॉडफादर ऑफ लाहौर भी कहते हैं, क्योंकि लाहौर में की गई मोस्टली डेवलपमेंट्स का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड एज अ चीफ मिनिस्टर कुछ सही नहीं था। 1999 में इन पर सब्जादार केस में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की FIR फाइल की गई कि इन्होंने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए 5 लोगों का फेक इनकाउंटर पंजाब पुलिस के हाथों पाया। ये केस करीब 9 साल चला और आखिर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उन्हें आज़ाद कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 2008 में ये CM पंजाब इलेक्ट होते हैं और इसी साल एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इन पर सारे केस खत्म कर दिए। इसके बाद साल 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया। 2 साल बाद साल 2001 में सऊदी किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने जनरल मुशर्रफ के साथ एक एग्रीमेंट किया और इन्हें जद्दा ले गए, जहां पर शरीफ फैमिली ने करीब 6 साल गुजारे। साल 2007 में वो वापस पाकिस्तान आए और अगले ही साल 2008 इलेक्शंस में शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब री इलेक्ट हुए। साल 2013 में वो तीसरी दफ़ा फिर से चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बने और साल 2018 में नवाज शरीफ के बाद इन्होंने पार्टी को संभाला और एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन सामने आए और आखिर 11 अप्रैल 2022 को इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन की बेस पर शहबाज शरीफ 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट हुए। ये भी पाकिस्तान में इलेक्टेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की हॉर्स ट्रेडिंग की एक बड़ी एग्जाम्पल है, जिसमें इन PTI के कुछ MNAs को सिंध हाउस में शेल्टर दिया गया और करीब 15 से 20 करोड़ रिश्वत दी गई नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट डालने के लिए। वीडियो में पीपल्स पार्टी के साबिक MPA मोहम्मद अली बादशाह रकम PTI के MPAs को दे रहे हैं। PA सुल्तान मोहम्मद पैसे लेते नजर आ रहे हैं। PTI के सरदार इदरीस, खातून MPA मिराज हुमायूं और साबिक MPA दीना खान भी अपनी रकम लेती दिखाई दे रही हैं। शहबाज शरीफ के दौर में बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स और डेवलपमेंट्स देखने को मिली पाकिस्तान में। मेट्रो बसेस, ऑरेंज लाइन, यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स लैपटॉप स्कीम्स, हॉस्पिटल्स और बहुत से मोटरवेज भी इन्हीं के दौर में बनाए गए। ये बात सच है कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई इनके दौर में, लेकिन ये डेवलपमेंट्स लोन लेके की जाती थी। इन लोन्स की इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए मजीद लोन लिए जाते थे और जब वो भी पे नहीं कर पाती थी गवर्नमेंट, तो उसी डेवलप्ड साइट को गिरवी रखवा दिया जाता था, जिसके लिए अल्टीमेटली सारे लोन्स लिए गए थे। यही वजह है कि पाकिस्तान आज $48 बिलियन का मकरूज है। लेकिन तस्वीर की दूसरी तरफ देखें तो बहुत से करप्शन केसेस भी सामने आए इसी दौर में। सिर्फ मेट्रो बस प्रोजेक्ट की ही बात की जाए तो लाहौर मेट्रो बस में 120 मिलियन रुपए की करप्शन, मुल्तान मेट्रो बस में 17 मिलियन और इस्लामाबाद मेट्रो बस में करीब 5 बिलियन रुपए के करप्शन केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह आशियाना हाउसिंग स्कीम 2010 की बात करें तो ये करीब 3700 करोड़ का मिडिल क्लास पाकिस्तानियों के लिए एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट भी बुरी तरह से करप्शन का शिकार हुआ, जिसमें फवाद हसन फवाद फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आहद खान शीमा फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और शहबाज शरीफ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखी गई थी। ये प्रोजेक्ट पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के थ्रू लीगली चौधरी लतीफ़ एंड सन्स को दिया जा चुका था, बट नैब का ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने इसके 8 महीनों बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया पंजाब लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से और लाहौर कासा डेवलपर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिससे लतीफ़ एंड सन्स की 8 माह की गई कंस्ट्रक्शन और करीब 715 मिलियन रुपए का लॉस हुआ इस प्रोजेक्ट को। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने पावर का मिसयूज़ करते हुए पंजाब लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू कंसल्टेंसी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट 192 मिलियन रुपए में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज पंजाब को दिया, जबकि नेस्पाक जो कि एक रिनाउंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, उसके एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 35 है, जो कि 5 गुना कम थी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस से। इसी तरह FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर साल 2008 से 2018 तक करीब $200 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन पर केस फाइल किया। नैब ने इनकी करीब 23 प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज कर दिया और सितंबर 2022 में इन्हें अरेस्ट किया, जिस पर बाद में वो बेल पर आज़ाद हुए। 2 साल ये केस चला और 2022 में प्राइम मिनिस्टर सीट पर आने के कुछ ही टाइम बाद अपने सारे केस शरीफ फैमिली ने ख़त्म करवा दिए। बहुत से केसेस नैब में अमेंडमेंट करवा कर ख़त्म कर दिए गए और अमेंडमेंट ये थी कि नैब को कोई राइट नहीं होगा कि 50 करोड़ से कम के करप्शन पर कोई केस फाइल करे। यानी इमेजिन करें कि एक तरह से 50 करोड़ तक करप्शन करना कोई जुर्म नहीं समझा जाएगा और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस पर नैब की तरफ से।
और जहाँ तक बात है जुडिशरी की, तो पाकिस्तान की जुडिशरी तो वैसे ही 130th आउट ऑफ 139 कंट्रीज पर रैंक करती है, तो पाकिस्तान में जस्टिस का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं इस रैंकिंग से। शहबाज शरीफ की करप्शन के साथ साथ और भी बहुत से केसेस हैं जिनकी वजह से बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इन्हें। साल 2014 में हुआ मॉडल टाउन ऑपरेशन इनमें से एक था। ये ऑपरेशन पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के अगेंस्ट किया। पुलिस पाकिस्तान अवामी तहरीक के लीडर ताहिरुल कादरी के घर को जाने वाले रोड से बैरियर हटाना चाहती थी, जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सपोर्टर्स पुलिस को ऐसा करने से रोक रहे थे क्योंकि ये बैरियर्स टेररिज्म थ्रेट की वजह से रखे गए थे और कोर्ट से अप्रूव थे। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि पुलिस की तरफ से पाकिस्तान अवामी तहरीक सपोर्टर्स पर स्ट्रेट फायर किए गए, जिसमें 8 लोग मारे गए और करीब 80 लोग फायरिंग से जख्मी हुए। इंटरेस्टिंगली इस इंसिडेंट में पुलिस को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एक्टिविस्ट गुल्लू भट्ट लीड कर रहे थे, जिन्हें बहुत से कैमराज में पुलिस को डायरेक्शंस देते और तोड़फोड़ करते देखा गया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो उस वक्त के सीएम पंजाब थे, उनका ये कहना था कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि पुलिस की तरफ से ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ लॉ राना सनाउल्लाह को मिनिस्ट्री की सीट से हटाया गया और गुल्लू भट्ट को भी अरेस्ट करवा के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए गए। उसके बाद अगले ही साल राना सनाउल्लाह वापस मिनिस्टर ऑफ लॉ बने और गुल्लू भट्ट को भी कुछ ही अरसे बाद बगैर किसी सजा के आज़ाद कर दिया गया और केस क्लोज्ड। इसी तरह रिसेंटली एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट देखी गई है, जिस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इमरान खान का कहना था कि इस अटेम्प्ट के पीछे 3 लोगों का हाथ था और इनमें से एक नाम सेम लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और दूसरा नाम खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का था। और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो। 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं और वो मेजर जनरल फैसल हैं। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है। इमरान खान की इस स्टेटमेंट के बाद भी अभी तक पुलिस ने FIR फाइल नहीं की, क्योंकि इस स्टेटमेंट में खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नाम है। यहाँ पर जोसेफ वेम्बॉक की कोटेशन मेंशन करना ज़रूरी है, जिसमें वो कहते हैं कि अ फिश ऑलवेज रॉट्स फ्रॉम द हेड, यानी कि सिस्टम हमेशा ऊपर से हाई अथॉरिटी में बैठे लोगों की वजह से ख़राब होता है। और शरीफ फैमिली इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूट्स के डिसीजन को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करके फैसले होते रहे हैं। दोस्तों, शरीफ फैमिली के मैन होल बिजनेस से लेकर 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सफ़र सब आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।